नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे 22/11 की शिफ्ट फर्स्ट 22/11/21 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उससे संबंधित हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जुटे होंगे आपकी एसएससी जीडी की तैयारी में। चलिए समय ना गवाते हुए हम चलते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ। चलिए प्रश्नोत्तर पर आपके पेपर सॉल्व कराने से पहले मैं यहाँ आपको आपके सिलेबस के बारे में बता देना चाहती हूँ कि आपका एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो है आपका, देखो संधि आएगी, संधि से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आएंगे। संधि विच्छेद का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। संधि तो आई, संधि और संधि जैसे कि आया कि आपको कोई शब्द दे दिया, फिर आपसे पूछा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, आपके बहुब्रीय है, आपके दीर्घ संधि है, आपके गुण संधि है, आपके यड़ संधि है, तो ये आपकी संधि। अब संधि विच्छेद आ गया, प्रत्यय संबंधी प्रश्न आएगा, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आएगा और शब्दों के समानार्थी, समानार्थी शब्द हिंदी शब्द, यानी ये दोनों टॉपिक आपके एक ही है, समानार्थक हिंदी शब्द और आपके पर्यायवाची। देखिए ये सारे जो प्रश्न होंगे ना वो आपके 20 नंबर के होंगे। कितने के होंगे? 20 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की जो संख्या होगी, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। अब ये 20 प्रश्न, आपका प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा? 2 अंक का होगा। 2 अंक का होगा तो इस तरह ये कितने के हो जाते हैं अंक? इसके अंक कितने निर्धारित किए गए हैं भाई? 40 अंक। 20 प्रश्न कितने के होंगे? 40 के होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे देखिए संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग, शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द और पर्यायवाची, ये दोनों एक ही है। मुहावरे या लोकोक्ति, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, यानी यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? समास की बात की जा रही है, समास। ठीक है, और विपरीतार्थक, विलोम शब्द, शब्द युग्म हो गया, वाच्य से संबंधित प्रश्न हो गया। वाच्य में आपके कर्म वाच्य, भाव वाच्य और आपका आएगा कृतवाच्य। हाँ जी, आपका क्या आएगा? कृतवाच्य, यानी आपके यहाँ पर वाच्य के तीनों ही आपके भेदों के बारे में बताया गया है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। फिर आ जाते हैं हम क्रिया की तरफ। ये है आपका क्रिया। अब क्रिया में भी आपके एक तो है सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। हमको क्रिया का कम पूरा नहीं पढ़ना भाई, कितने क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया भी आप पढ़ रहे हो या और भी कुछ पढ़ रहे हो, हमें क्या केवल क्या देखना है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दोनों भेद देखने, आपके एक कर्मक और आपका द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये प्रश्न आपके आएंगे। फिर आता है आपके शुद्धिकरण, यानी ये आपकी क्या है? वर्तनीगत, वर्तनीगत शुद्धि। वर्तनीगत शुद्धि से संबंधित आपका एक प्रश्न, एक या 2 प्रश्न आएगा और मैं करवा भी रही हूँ, यानी इससे क्या आएगा आपका? 2 प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। 2 प्रश्न आपके मुहावरे में से आ रहे हैं और 2 ही प्रश्न आपके पर्यायवाची और समानार्थक, यानी ये दोनों एक ही हैं, इसमें से आ रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में से भी आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं। विलोम भी आपका 1 या 2 प्रश्न इसका अवश्य ही आएगा। कर्तृवाच्य में से भी आपका प्रश्न बनना है, वाच्य में से भी 2 प्रश्न आएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम संज्ञा से विशेषण। विशेषण से संबंधित संज्ञा शब्दों से विशेषण, यानी संज्ञा शब्द तो आएगा भाई, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। ये प्रश्न हम हल कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में, इसीलिए सॉल्व करा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसा आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक में से किस प्रकार से प्रश्न
बन रहा है। तो आपने देखा संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, इसमें से भी आपका एक प्रश्न अवश्य आएगा। अनेकार्थक शब्द आएगा, यानी आपके अनेकार्थक शब्द वाक्य शुद्ध अशुद्ध शुद्धिकरण आएगा, वो हम प्रतिस्थापित या इसको कह सकते हैं प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापन करना, या फिर हम कह सकते हैं त्रुटि युक्त वाक्य, त्रुटि युक्त वाक्य। ये प्रश्न आपके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपके कितने आ रहा है, 2 प्रश्न तो इसमें से आ रहा है। एकल शब्द भी आपके आ रहा है, इसमें एक या फिर आइडिया लगा के चलो आप 2 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह आपकी संख्या 20 बन जाती है, और कितने की होगी है, 40 की। यानी आपके एसएससी जीडी में जो सिलेबस है हिंदी विषय में, वो आपका जो निर्धारण किया गया है संधि है, संधि विच्छेद है, प्रत्यय उपसर्ग, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, सामासिक यानी समास, सामासिक पदों की रचना, और समास विग्रह अर्थात समास आएगा। समास से संबंधित आपका प्रश्न आ रहा है कि कौन सा समास है, 2 प्रश्न आपके यहाँ से आ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके विलोम शब्द, शब्द युग्म आ रहा है, और कर्मवाच्य, क्रिया, वर्तनीगत अशुद्धि, संज्ञा से विशेषण, अनेकार्थक शब्द, वाक्य अशुद्ध त्रुटि युक्त वाक्य, और आपका एकल शब्द। यानी आपके हिंदी में ये सब आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, और मैं आशा करती हूँ आप एक भी टॉपिक यहाँ छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, परेशानी है, तो डीजे सर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ मैं बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, और इसका कोई चार्जिंग नहीं है, आपका कोई आपके इसके नहीं है शुल्क, ये पूरी तरह निःशुल्क है। वहाँ आप जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब आ जाते हैं हम जल्दी से अपने प्रीवियस ईयर के 22, 11, 21 की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की तरफ, जो हमने देखते हैं। चलिए, ये 22, 11 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। देखिए, जो पहला जो प्रश्न दिया गया है उल्लास, अभी हमने देखा पर्यायवाची से एक प्रश्न आ रहा था, 1 या 2 प्रश्न आएगा। तो पर्यायवाची, या फिर इसको कह सकते हैं हम समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। भाई एक प्रश्न इसमें से आएगा ही आएगा। चलिए इसका देख लेते हैं। जो आपका पर्यायवाची शब्द है वह है उल्लास। उल्लास का पर्यायवाची क्या होता है, उल्लास, उल्लास यानी खुश होना, आनंद होना। अपन कहते हैं ना, मान लीजिए आपका कहीं रिजल्ट आ गया, आपके घर में शादी का माहौल चल रहा है, तो सभी खुश है, आनंदित है, तो ये क्या हो, उल्लास, खुश होना, आनंद में आना। और अगर उत्साह शब्द आया तो उत्साह का पर्यायवाची क्या होगा, साहस। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या आना चाहिए, उत्तर नंबर बी, आनंद। उत्साह का पर्यायवाची क्या है, आनंद, खुश होना, आनंद होना। चलिए सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। तो आंखें चुराना, आंखें चुराना, आंखें चुराना का प्यार होना, यह आपका शब्द है, मुहावरा देखना है। प्यार होना, विमुख होना, नाराज होना, और अनदेखा करना। भाई आंखें चुराना, आंखें चुराना, मान लीजिए आपसे किसी ने कोई काम की बोल दिया और आपको पढ़ाई में लग रहा है, ठीक है, तो आप पहले तो उसको इग्नोर करोगे, इग्नोर करना है। आंखें चुराना यानी इंग्लिश में शब्द का इस्तेमाल करें, इग्नोर करना, यानी अनदेखा करना, इग्नोर करना, अपन क्या करें, अनदेखा करना। तो इसका आंखें चुराना यानी अनदेखा करना, ठीक है। कोई ने आपको काम की बोला और आप आंखें चुरा के भाई निकल लिए, खसक लिए वहां से, तो ये होता है आपका अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए, मैं आपको अभी सिलेबस करा रही थी, उसमें सिलेबस में आपके एक शब्द, एक चीज और जोड़ेंगे हम यहाँ पर, इसमें शायद दिया नहीं है भाई, गद्यांश से संबंधित भी आपका प्रश्न आएंगे। गद्यांश यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में आपके 5 प्रश्न आएंगे इसमें से, इस पैराग्राफ में से, गद्यांश में। तो हिंदी व्याकरण में तो ये आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपका क्या आएगा, गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आपको उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश
ज्यादा कठिन नहीं होता प्रश्न, आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के ही उत्तर देना होता है। तो ये इसमें से आपकी गलती ना के बराबर होगी। हमें क्या ज्यादा पढ़ना है, इन सबको गौर से पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं आपको प्रश्न करा रही थी। हाँ जी, उत्साह हो गया। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करो। रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न भी आ रहा है। थिएटर में कौन सा खेल खेला जा रहा है? थिएटर में कौन सा खेल खेला जा रहा है? ये नहीं होगा। सिनेमा खेला जा रहा है। पिक्चर, थिएटर, थिएटर में नाटक खेला जाता है। ठीक है, आजकल तो क्या क्या नुक्कड़ नाटक होते हैं। ठीक है, और आपके ये क्या होता है, कोई संदेश देना चाहते हैं समाज को, तो क्या होता है आपका थिएटर में क्या खेला जा रहा है? नाटक खेला जा रहा है। थिएटर में क्या खेला जा रहा है? नाटक खेला जा रहा है। तो उत्तर नंबर यहाँ हमारा बी सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए, आपके सामने ये वाक्य दिया गया है। मुझे प्रतिस्थापित यानी उसको बदलकर दूसरा हमें उसको जगह स्थापित करना होता है, बदलना यानी। ठीक है, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। अब जो रेखांकित किया गया है यानी इस वाले वाक्य में से हमें कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी इसमें, उसको ही चेंज करना है। अपने पर आत्मविश्वास है, भाई अपने पर आत्मविश्वास है, अपने में आत्मविश्वास है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है। यहाँ पे जो त्रुटि है अपने पर, अपने पर, मुझे अपने आप पर, यहाँ पर की जगह क्या आना चाहिए? मुझे अपने आप पर, मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है। तो यहाँ जो त्रुटि है पर नहीं आएगा, यहाँ आपके त्रुटि किस में है? अ में है। तो अपने पर नहीं, मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है, ये वाक्य होना चाहिए था। बाकी आपके अपने में नहीं, मैं यानी अंदर, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। बदलाव की आवश्यकता तो है अपने ऊपर, ऊपर भी नहीं। तो आपके बदलाव किस में है? पहले नंबर पे अपने पर आत्मविश्वास है। ठीक है, तो आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो हमारा उत्तर नंबर आपका पर नहीं आएगा, अपने आप पर विश्वास है। आत्म, यहाँ अपने पर विश्वास है, ये आपका शब्द। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज हम बाजार चलेंगे। देखिए, बहुत छोटी सी गलती है, अगर गौर से देखोगे। यहाँ पर एक प्रश्न मैंने बोला था वर्तनीगत अशुद्धि, यानी आपका जो सिलेबस है उसमें वर्तनीगत अशुद्धि आएंगी, यह भी मैंने बताया है। वर्तनीगत अशुद्धि से संबंधित आपका प्रश्न आएगा, यह भी मैंने बताया है आपको। वर्तनीगत अशुद्धि, तो ये वही प्रश्न है। देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज हम बाजार जाएंगे। अब गौर से देखोगे तो ये भी सही, आज हम वाक्य भी सही है, चलेंगे भी सही है। तो त्रुटि किस में है? बाजार में त्रुटि है। ठीक है, बाजार नहीं होता, बाजार होता है, बाजार। मैं बार बार कहती हूँ आपके, जब वर्तनीगत अशुद्धि की बात आती है तो वहां गौर से देखना पड़ता है कि कौन सी अशुद्धि दी गई है। तो यहाँ एक तो आपका आकर बाजार नहीं होता, भले से हम बोले कैसे भी, चल ले मेरे संग बाजार, अपन बोलते थे बाजार चल रहे, तो बाजार बोलो भले से क्या, लेकिन अपन लिखते समय, पढ़ते समय और कंपटीशन एग्जाम की जब बात आती है, भाई आपका जरा सी नुक्ती और ऊपर आपके, ये भी आपके नंबर कटवा देती है। यानी रेखा के ऊपर और आपका ये क्या है, नुक्ता, ये भी आपकी किसी गलती भी आपका नंबर कटवा देगी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? बाजार नहीं आएगा। सही आपका सही क्या है? बाजार, बाजार।
बाजार, बाजार क्या है? फारसी शब्द है। बाजार क्या है? फारसी शब्द है। और क्या आएगा? ये जा, जा क्या कहती है? आगत ध्वनिया, आगत या ग्रहित, ग्रहित ध्वनिया कितनी मानी गई है? 5, क, ख, ग, जा और आपका फा। इन सब में आपके नुक्ता लगा होता है, इस कारण इनको आगत ध्वनिया कहते हैं। ये संख्या में 5 होती हैं, ठीक है। तो इनके नीचे क्या लगा होता है? नुक्ता लगा होता है। तो बाजार नहीं, गलती किस में है? त्रुटि डी में गलती है, बाजार। समझ में आ गया? आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं है को चुने। यद्यपि, चलिए जो आपका वाक्य है वो शुरू हो रहा है, यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। कोई त्रुटि नहीं। अब देखिए यहाँ अव्यय से संबंधित प्रश्न आया है। अव्यय से संबंधित जो आपके हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक होता है अव्यय, जिसको हम अविकारी के नाम से जानते हैं। ये आपके शब्द अभी हमने पढ़ा था ना, शब्द विकारी। ये 2 प्रकार के होते हैं अव्यय, एक होता है अविकारी और एक होता है आपका विकारी। कितने होते हैं? हाँ जी, देखिए अव्यय जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के माने गए हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं आपके अविकारी शब्द। अविकारी, हाँ जी, विकारी और अविकारी। तो यहाँ आपके अविकारी अव्यय से संबंधित जो प्रश्न है वो बताया गया है अव्यय। अव्यय से आया हुआ प्रश्न है। तो यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो हमें देखने किस में गलती है। यद्यपि उसके पास, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, ठीक है। उतना धन है, अब उतना, उतना किस में आ रहा है? आपके सेकंड ऑप्शन में। भाई यहाँ उतना नहीं आएगा, आपकी जो गलती है त्रुटि किस में है? इसमें है। बाकी ये तीनों सही हैं। तो हमारी जो त्रुटि किस में है? इसमें है। ये देखिए यद्यपि जब आता है इसमें अव्यय से कौन सी गलती है? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? संबंध बोधक, कौन सा? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब इसमें देखिए जितना, जितना के साथ उतना आता है। वाक्य यदि इससे शुरू होगा तो उतना पे वाक्य संबद्ध होता है एक दूसरे में, ठीक है। जो, तो, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, ये होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या दे दें? यद्यपि उसके पास धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। वाक्य ये होना चाहिए थी, यद्यपि उसके पास धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। यद्यपि उसके पास धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। या फिर ये होना चाहिए था, तो ये उतना किसके साथ आएगा? जितना, जितना उसके पास धन है उतना वह स्वस्थ नहीं है। या तो ये वाक्य होना चाहिए था। तो जितना के साथ क्या होगा? उतना संबंध जुड़ता है। जो के साथ सो संबंध जुड़ता है। जैसे के साथ जैसा चढ़ाता वैसे ही उतर। अपन कहते ना भाई, मेरे कोई बच्चा ऊपर पेड़ पे चढ़ गया तो वो कहता मुझे उतार। अपन गुस्से में क्या बोलते? जैसा चढ़ा है वैसे उतर। जो करेगा वो भरेगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी के साथ क्या आएगी? उसकी जुड़ेगा।
जिसकी के साथ क्या आएगा उसकी। अब ये क्या है, अव्यय है, अव्यय संबंध बोधक अव्यय, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। ठीक है, तो हमारे गलती उत्तर नंबर, उत्तर क्या आएगा हमारा, बाकी ये ए भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है और डी भी। हमारी त्रुटि बता रहे हैं, त्रुटि किस में है, त्रुटि इसमें है, तो हमारा उत्तर नंबर यहाँ पर बी सही माना जाएगा। मैं बाकी को इरेज कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए आपका त्रुटि किस में है, इस वाले वाक्य में है। त्रुटि किस में है, दो में है, तो दो आपका गलत होगा। तो अगर मैं बता दूं तो आपका इसको मैं राइट कर देती हूँ। हाँ जी, मैं इसको आपको राइट पर उत्तर कर देती हूँ। त्रुटि हमारे इसी में है, जितने के साथ उतना, यद्यपि के साथ तथापि आएगा, उतना शब्द नहीं आएगा, यानी ये यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आ गया, बस यही इसकी गलती है और कुछ इसमें गलती नहीं है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न संख्या हम 7 पे हैं। चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए, कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं को चुने। चलिए, वाक्य दिया गया है आपके सामने, बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसकी प्रखर बुद्धि हर कार्य में ही दर्शाती है, और हर कार्य में उसकी बुद्धि का पता चल जाता है वो कितने प्रखर बुद्धि वाला है। ठीक है, तो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत कही जाती है ना कि पूत के पाँव पालने, छोटा बच्चा होता है वो कुछ ऐसी हरकतें करता है तो अपन दिख जाते हैं कि भाई बुद्धिमान बनेगा, बड़ा होकर अच्छा बालक बनेगा, बुद्धिमान बनेगा या कम बुद्धि का बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। बहुत, दो किसी के 2 बच्चे होते हैं, किसी के 3, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों में फर्क कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा आगे जाएगा और कौन सा हमारा सामान्य बुद्धि वाला बच्चा। तो कहते हैं ना कि आपके पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये बात बिल्कुल यहाँ पर हो रही है इस वाक्य से कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रखर बुद्धि हर कार्य में ही परिलक्षित होती है। तो आपका प्रखर बुद्धि नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो उत्तर नंबर अ यहाँ पर सही होगा। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 8, विलोम शब्द दिया, अभी मैंने बताया विलोम से आपके 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे, 1 या फिर समझ लो 2 प्रश्न आपके विलोम शब्द में से आएगा ही आएगा। निरर्थक का विलोम, भाई निरर्थक, निर, अब देखिए ये निर क्या है, उपसर्ग है, निर, ये ठीक है, निर यानी नहीं, अर्थ, जिसका कोई अर्थ ही ना हो निरर्थक कहा जाता है। निर यानी नहीं, निर यानी नहीं, अर्थ, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, निरर्थक, तो इसका विलोम क्या होगा, सार्थक। भाई निरर्थक का विलोम क्या हो, सार्थक, जिसका कोई विलोम हो, विलोम आपका अर्थ सहित, सार्थक यानी, सार्थक यानी सा और अर्थ, सा यानी सहित, सा यानी सहित, और अर्थ यानी अर्थ सहित क्या होगा, सार्थक। तो दोनों में उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है और आपका सा भी उपसर्ग है। ठीक है, तो कई बार हम अटक जाते हैं, कोई शब्द में विलोम हुआ, पर्यायवाची हो, तो उसके क्या करो, अर्थ करके देखो, अगर आपको उसका अर्थ आ गया तो आप उसका विपरीत शब्द आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आ जाते हैं हम, तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर नंबर बी यहाँ पर हमारा सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 9 की तरफ है हम। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए, ये आपका वाक्य है, महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। इसमें देखना है बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। भाई हमें सम्मान तो करना ही चाहिए महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में,
ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं कर रहे, हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे आसपास हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को बताना चाहिए कि महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए, संदेश दिए, वो जन कल्याण हेतु होती है, मानव कल्याण हेतु होती है। तो हमें उनका जीवन में सम्मान तो करना चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए। तो महापुरुषों का जीवन में हमेशा प्रयोग करना चाहिए, हमें उनके पद चिन्हों पर चढ़ना चाहिए कि हमें तो अहिंसा। अब महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। ऐसा नहीं, हम उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, यानी हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। तो यानी क्या आएगा? प्रयोग करो। ठीक है, महापुरुषों के अपने जीवन में प्रयोग करो। तो उत्तर नंबर यहाँ हमारा क्या माना जाएगा? उत्तर नंबर सी हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, मैंने अभी देखिए वर्तनी से संबंधित पहले एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। मैंने बताया था 2 क्वेश्चन आएगा ही आएंगे आपके। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 और अभी वर्तनी का मैं दूसरा प्रश्न करा रही हूँ। ठीक है, वर्तनी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ना, तो उनको बहुत छोटी सी माइनर गलती होती है, उसमें बहुत छोटी सी त्रुटि होती है। वो त्रुटि आपको जब भी पकड़ोगे आपकी, जब आप नियमित अध्ययन करोगे और किताबों को, अखबारों को गौर से पढ़ना सीखोगे। ठीक है, आजकल बच्चे क्या होता है, आजकल जो बच्चे होते हैं ना, चीज़ों को गौर से नहीं पढ़ते। और जो भी स्कूलों में मैडम पढ़ाती हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। पहले के जो टीचर, यानी हम जिस समय पढ़े थे, वहाँ क्या करते थे, आपकी सूरती लेख लिखवाया करते थे, सुलेख लिखवाया करते थे मैडम। ठीक है, तो वो क्या किसके लिए होता था? बच्चे की हैंड राइटिंग सुधारने के लिए। सूरती लेख यानी सुनकर लिखना होता था ना। तो बच्चों जब होमवर्क करता था, गृह कार्य करता था, तो मैडम क्या करती, गलती होने पर रेड रेड कर देती थी, गोला लगा देती, लाल गोले लगा देती थी। ऐसे गोले लगा देती थी ना मैडम, लाल 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 गोले गलती पे। तो अपन मैडम को क्या मनी मन में गालियां देते थे, मेरी कॉपी खराब कर दी, मेरा ऐसा कर दिया। मगर ये नहीं पता था मैडम हमारी नींव को मजबूत कर रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, यानी हमारी जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो क्या कर रहे हैं, गोले लगाने के साथ क्या कर रहे हैं, हमारी नींव को मजबूत कर रहे थे हमारे भविष्य के लिए, कि हम इस तरह की जो अशुद्धि कर रहे हैं ना, फिर हम मैडम क्या करती थी, दोबारा लिखो ऐसे लिखती थी ना, दोबारा लिखे। ठीक है, यानी वो जो गलती करी उसको दोबारा लिख के ना ढंग से अच्छी तरह देख के। तो वो किस लिए होती थी, गौर से पढ़ के दोबारा लिख के लेके आना एक सही शब्द। और वो सही, देखो जो बचपन में आपने जो चीजें सीख ली ना, वो आपके हमेशा काम आएगी। और जो अगर आपने बचपन में जो चीजें नहीं सीखी, वो आपके क्या क्या काम नहीं आने वाली। ठीक, अब आपने जो चीजें पहले बचपन में देख ली, वही चीजें आपकी लाइफ टाइम चलेगी यहाँ पर। अब मैडम ने अगर मान लीजिए गोले नहीं लगाए, तो बच्चों को गलतियों की पता नहीं चला। आजकल की मैडम तो निकाल के ले जाती, भाई हमारी बच्चों की रिजल्ट खराब हो रहा है, स्कूल का नाम खराब हो रहा है, स्कूल की रेपुटेशन खराब होती है, बच्चों का रिजल्ट डाउन जा रहा है, इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आजकल बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान कहाँ जा रहा है? तो एजुकेशन मुझे लगता है थोड़ी सी पुअर हुआ है। ठीक है, आज के ज़माने में, पहले तो क्या था, बहुत ध्यान दिया जाता था मैथ पे, हिंदी में गोले लगा के बच्चों को सूचित कर दिया, भाई दोबारा लिख के लाओ। पेरेंट्स को बुला के बताया जाता, आपका बच्चा ये गलतियां कर रहा है। तो ये दोबारा लिखना हम कहते हैं, अरे यार मैडम ने दोबारा लिखने को दे दिया। मैडम को अंदर से बहुत सारी गालियां पड़ती, देखा है हमारी मैडम हमारे भविष्य मजबूत कर रही थी दोबारा लिखना। अब ये वही तो चीजें हमने जो बचपन में पढ़ी, अगर गौर से पढ़ लेते तो हमें ये पढ़ना ही ना पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें कौन सी गलती आएगी। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। वर्तनी यानी मात्रा, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। वर्तनी यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि। वर्तनी यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि देखनी है यहाँ पे। तो रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी और रूढ़िवादी। ठीक है, अब आप गौर से देखो। ठीक है, देखो ये रूढ़ी, ये सर रा में, ये रा है। अब इस रा में छोटा आ बन के तब जाकर ये वाला रा बना है। ठीक है, और मात्रा लग रही है छोटी ए, और ये है आपका वही, और इसमें आपकी बड़ी की मात्रा। रूढ़ी, इसमें आपकी छोटी की मात्रा, और इधर है आपके ये रा है,
और इस रा में ऊ की मात्रा लगेगी तब जाके ये रू बनेगा। समझ में आया? तब जाके ये क्या बनेगा? रू बनेगा। मैं इसको साफ कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये र, इस रा में दोबारा समझो, ये है रा। अब रा में हमने क्या जोड़ा है? बड़ा ओ। बड़ा ओ जोड़ने पर ये क्या बना? रू। ठीक है, ये तो है रुपया, रुपया वाला रू। अपन लिखते हैं ना रुपया, तो ये रुपया में चलेगा छोटा ओ। रुपया बड़े से बड़ा होता है, समाज चलता है बाजार में, लेकिन मात्रा किसकी लगती है? छोटे ऊ की। किसकी लगती है? छोटे ऊ की। और रूढ़ी समाज में चली आ रही है, लेकिन मात्रा क्या है? बड़े ऊ की। रूढ़ीवादी। अब आप गौर से देखो इन शब्दों को, इस शब्द को देखो, ये दोनों शब्द तो गलत है। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों शब्दों को मैं नीचे लिख देती हूँ आपके सामने, आपको देखना गलती क्या है। अगर बच्चा समझदार होगा ना, तो पढ़ जरा सी देर में गलती पकड़ लेगा, देखते से ही गलती पकड़ लेगा भाई गलती क्या है। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों को गौर से देखो, क्या गलती दिख रही है? कुछ गलती दिख रही है? कुछ भी छोटी सी गलती है, बस रा, इसमें आपके इस वाले शब्द में आपके ये वाला रा जुड़ रहा है, यानी रा, रा के साथ मात्रा किसकी जुड़ रही है? छोटे ऊ की। और हमें मात्रा किसकी चाहिए रूढ़ी में? ये वाली रा की, बड़े ऊ की मात्रा चाहिए। बड़े ऊ की मात्रा में आपके रू बनना है, रुद्र। क्या बनता है? रुद्र। तो ये आपके रू, रूढ़ीवादी। अब देखिए इन तीनों, ये तीनों शब्द एक जैसे, ठीक है, नुक्ता तो इधर भी आ रहा है, ई की मात्रा इधर भी है, वाह, बड़ी की मात्रा, लेकिन गलती केवल हल्की सी गलती है इस चीज की, ये रा की गलती है। इन छोटी छोटी गलतियों को हम तभी सही कर सकते हैं हम जब पढ़ेंगे, गौर से देखने की जरूरत है। हिंदी में सबसे मेन ही होता है आपको चीजों को गौर से देखना। जब तक आप गौर से नहीं देखोगे, आप अपनी गलतियों को पकड़ ही नहीं पाओगे। लिखते समय अगर आप पढ़ रहे हो ना, आजकल तो बच्चा किताब को लेके बैठ जाता है, लिखता तो है ही नहीं, पेन और पेंसिल का इस्तेमाल तो करना छोड़ ही दिया बच्चों ने। ठीक है, इतना टेक्नोलॉजी में फंस गया है बच्चा कि पेन और पेंसिल का तो इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। जब तक लिखोगे नहीं, आपको आपकी गलतियां पता ही नहीं चलेंगी। तो रूढ़ीवादी में रूढ़ी, ये दोनों में आपको देखना था। तो हमारी रूढ़ीवादी से ही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर नंबर डी हमारा सही माना जाएगा। बाकी हमारे इसमें आपकी गौर से देखोगे तो ये रूढ़ी आपकी गलत है, ये भी आपकी नहीं होगी। उत्तर नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें। हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए? उन्माद नहीं होगा, दर्प नहीं होगा, घमंड ये भी नहीं होगा, हमें, हम भारतीय है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। क्या है? गर्व है। तो उत्तर नंबर आपका सी यहाँ पर सही होगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। भ्रमर दिए गए समान, आप देखिए दो प्रश्न आ गए पर्यायवाची में, एक तो शब्द था पर्यायवाची और एक दिया गया समानार्थी। बच्चों को भ्रमित करने के लिए दोनों शब्दों का अलग अलग जगह पे प्रयोग किया गया है। पहले जो दिया गया था वो क्या था आपके पास? वह जो दिया गया था वो क्या था आपके पास? पर्यायवाची। और समानार्थी और पर्यायवाची दोनों ही आपका एक होता है। पर्यायवाची और समानार्थी दोनों ही आपका क्या होता है? एक होता है। चलिए यहाँ हमने देखते हैं भ्रमर, हम भ्रमर का देख लेते हैं हम। ये भ्रमर का हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये दिया गया है समानार्थी शब्द। अब समानार्थी यानी पर्यायवाची, इससे संबंधित एक प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
जो आपको पर्यायवाची के ही नाम से था, पर्यायवाची का आपको और बताना था, और एक आया है समानार्थी के नाम। तो दोनों ही शब्द एक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द दोनों ही एक होते हैं। ठीक है, तो भ्रमर का देखना है हमें। भ्रमर का पर्यायवाची यहाँ मात्रा आपके एक दी गई है, भौरा। भौरा, जुगनू, मक्खी, तितली, सभी जानते हैं भ्रमर। भ्रमर यानी होता है भौरा। ठीक है, जो फूलों से रस को चूसता है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मात्रा एक दी गई है, तो ये भौरे में हमेशा दो मात्रा लगती है, भौरा, अली, अली। छह पैर होते हैं, षडपद, मधुप, मिलिंद, मिलिंद, मिलिंद भी कहा जाता है, मधुकर कहा जाता है, शिखी मुख कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, भौरे के पर्यायवाची। और एक और, भवरा, भवरे ने खिलाया फूल। ठीक है, ये गाना सुना है ना, तो ये भवरा, ऊपर चंद्र बिंदु, और भौरे में हमेशा आपके मात्रा दो लगती हैं, दो मात्रा आती है भौरे में। यहाँ पर एक मात्रा दी गई है, लेकिन हम इसको सही करेंगे, लेकिन मात्रा संबंधी यहाँ पे अशुद्धि दी गई है। अब मैं आती हूँ अली शब्द पर। ये छोटी की मात्रा लग रही है अली में। एक अली तो होता है आपका भ्रमर, भ्रमर जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, छोटी के। भ्रमर क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन अली इसी शब्द युग में आता है, अली। ठीक है, ये किस में आता है, शब्द युग्म में आता है। एक अली होता है आपके बड़ी की मात्रा। गौर से देखिए, एक तो है छोटी की मात्रा और एक है बड़ी की मात्रा। एक अली होती है सखी, सहेली, सखी, सहेली, ये क्या होती है आपकी। ठीक है, तो सहेली तो बड़ी होती है ना, फ्रेंड है आपकी, दोस्त है, बड़ी होगी, तो क्या आएगी भाई, बड़ी की मात्रा। सहेली बड़ी है तो बड़ी की मात्रा। और अली, भ्रमर कैसा होता है, भौरा, छोटा होता है कि नहीं होता, तो भौरे में कौन सी मात्रा, अली की मात्रा, छोटी ई की। भाई पटवारी 2013 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। पटवार 2013 में आया हुआ प्रश्न था, 2013 की भर्ती में दिया गया प्रश्न था। बहुत से बच्चे अट गए प्रश्न पर। अली यानी भ्रमर, और अली यानी होती है सहेली। शब्द युग्म आया था, मैं बार बार बोल रही हूँ, शब्द युग्म भी अवश्य पढ़िए। शब्द युग्म से संबंधित अगर प्रश्न आपका गलत होगा, वो आपकी खुद की गलती से होगा। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं शब्द युग्म से, याद करने की ट्रिक है, पकड़ लो बस। अली यानी, अली कैसा होता है, भौरा, छोटा होता है कि नहीं होता, तो छोटे ई की मात्रा। और सहेली तो बड़ी होती है, भाई दोस्त है आपकी, आपके हम उम्र है तो बड़ी है, तो बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, यहाँ पर हमने उत्तर लगा दिया, उत्तर नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए, एक मुहावरा हमने पहले कर चुके हैं, अब दूसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं मुहावरे का। बखिया उघाड़ना, कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना, अत्यधिक क्रोधित होना। बखिया उधेड़ना यानी भेद खोलना। आप अपने घर के किसी को भेद खोल दो, सामने वाला क्या, अरे यार बखिया उधेड़, किसी को अगर अपने क्या कहते हैं उसमें ले लीजिए, तो अपने क्या है, आपके सारे बखिया उधेड़ देगा उस घर के, तो ये क्या होगा, भेद खोलना। उत्तर नंबर यहाँ हमारा क्या होगा, बी सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, चलते हैं प्रश्न संख्या 14। उर्वर, दिए गए शब्द का विलोम देखना है। विलोम हम पहले भी कर चुके हैं, दो प्रश्न, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं विलोम का। विलोम, विलोम, उर्वर, उर्वर यानी होता है उपजाऊ, उपजाऊ भूमि, उर्वर भूमि। और ऊसर माने होती है आपकी, जो आपके बेकार भूमि होती है, जहाँ फसल नहीं होती, उसे बोलते हैं ऊसर भूमि। बहुत से बच्चे दूसर करेंगे, नीरस करेंगे, ये नहीं होगा। नीरस का सरस होता है, उर्वरक इसका समानार्थक शब्द है, दूसरा शब्द होगा नहीं। ऊसर यानी अनुपजाऊ भूमि, बेकार भूमि, ठीक है, जहां पर फसल नहीं हो, तो इसका उर्वर का क्या होगा आपका, ऊसर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या हमारा 15।
दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी आवश्यकता का चयन नहीं है का चयन करें। चलिए, ये आपके सामने वाक्य दिया गया है। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया गया। तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया। अब गौर से पढ़ो वाक्य को। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। कर दिए थोड़ी ना होता, कर एक पर्सन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित, बहुत सारे होते तब आपके दिए शब्द आता। यहाँ पर आपके वचन संबंधी अशुद्धि है तो दिए नहीं होगा। आदेश से निलंबित करा दिया गया, यहाँ करा दिया गया तो ये नहीं होगा। आदेश से निलंबित कर दिया गया, हाँ ये हो सकता है। आदेश से निलंबित कर दिए गए, ये भी नहीं होगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। भाई बदलाव की आवश्यकता तो है, दिए की जगह हमें शब्द चाहिए दिया, और वो शब्द कहाँ आ रहा है हमारा? उत्तर नंबर बी में। आदेश से निलंबित कर दिया गया। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया गया, तो उत्तर नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, यहाँ आपके सामने एक रिक्त स्थान दिया गया है, उसकी हमें भरना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समाज का दर्पण होता है, गणित समाज का दर्पण होता है, निवेदक समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, या आलोचक समाज का? सभी को पता है साहित्य, जो साहित्य लिखा जाता है बच्चे उसको पढ़ के ही उन जैसा बनता है, तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, तो उत्तर नंबर आपका यहाँ सी सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एकल शब्द दिया गया है। एकल शब्द से संबंधित आपके वाक्य है, तो हमने पहले भी इसको पढ़ा है एकल शब्द। इसमें भी आपके 2 प्रश्न आ चुके हैं। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल यानी लंबे समय, चिर यानी क्या होता है? लंबा, लंबे समय तक। चिरकाल यानी होता है लंबे समय। इसका मैं अर्थ बता देती हूँ आपका। चिरकाल यानी लंबे समय, ठीक है। तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है, ना तो चिरंतन, ना परजीवी, ना परोपकारी। चलिए, इसका एक समानार्थक शब्द और बता देती हूँ मैं चिरकाल का। चिर यानी होता है लंबे समय, लंबे समय, बहुत अधिक लंबे, ठीक है। और चीर यानी होता है, चीर यानी होता है आपका कपड़ा। देखो, एक तो होता है चिर और एक होता है चीर, ठीक है। एक तो होता है चिर, चिर यानी होता है लंबे, चिरायु हो, अपन कहते हैं ना चिरायु हो, तो ये चिरायु लिखते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं। चिरायु है, दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो, तो उसमें कौन से लगता है? चिर। चिर या लंबे, या हम कह सकते हैं दीर्घ, क्या कह सकते हैं? दीर्घ या लंबे। ये किस में आता है? ये आपके आएगा चिर में। और चीर यानी क्या होता है? कपड़ा, कपड़ा। चीर और चिर में आप अंतर समझ गए होंगे। शब्द युग्म से संबंधित भी प्रश्न आता है। चिर, चिर में छोटी की मात्रा, चिरायु होना। और चीरहरण, अपन कहते हैं ना चीरहरण, तो ये क्या है? चीरहरण। तो इसमें कौन सा चीर लग रहा है? तो गौर से देखो भाई, इसमें तो ये वाला लग रहा है और इसमें ये वाला लग रहा है, चिरायु। समझ में आ गया? तो दोनों शब्दों में आप लोग शब्द युग्म है, शब्द युग्म को बहुत गौर से देखना होता है,
चीजों को पढ़ोगे तभी आपको शब्द युग्म से संबंधित आपके प्रश्नों को हल आप दे पाओगे। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या है, उत्तर नंबर अ सही होगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 18, सही वर्तनी का शब्द चयन करें। दूसरा प्रश्न आ चुका है, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक और पारिश्रमिक। देखिए आपकी पारिश्रमिक होता है, ठीक है। मूल मूल जो शब्द होता है वो होता है परिश्रम। मूल शब्द है आपके सामने परिश्रम। अब परिश्रम में एक प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा, एक प्रत्यय। मूल शब्द क्या है आपके पास, ये है परिश्रम। मूल शब्द हमने क्या जोड़ा, एक प्रत्यय। एक प्रत्यय जोड़ते ही ये वाले शब्द, जो पहला शब्द होता है, पहला वर्ण होता है शब्द का, वो आपका धीर हो जाता है, यो की मात्रा, अ की मात्रा आ में परिवर्तित होगी, पारिश्रमिक, और एक प्रत्यय यूं की त्रू ही लग जाएगा, पारिश्रमिक, ठीक है। अब ई की छोटी ई की मात्रा होती है, सभी जानते हैं, तो शब्द बनेगा पारिश्रमिक। गौर से देखोगे सब में आपकी गलतियां हैं, बाकी आपकी सही शब्द है ये, ठीक है। तो ये होता है, बहुत से बच्चे क्या चुनते हैं भाई, प्रत्यय और उपसर्ग का मतलब तो बस यही समझते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ये नहीं देखते कि मात्राएं भी बदलती हैं। मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते समय। बहुत से बच्चे तो शायद हो सकता है इसको करें परिश्रम, पर इसको करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय ही जोड़ रहा है पीछे के। तो उत्तर नंबर हमारा बी होगा, ना कि सी सही होगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। जिसमें चेतना ना हो, जो चेतन ना हो, जीवित ना हो, क्या कहते हैं, अचेतन। ना हो दिया गया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। चेतन यानी जीवित होना, अचेतन यानी जो जीवित ना हो, चेतित ना हो। तो उत्तर नंबर बी हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके एकल शब्द से संबंधित। क्या है, एकल शब्द से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न आ चुका है। मैं बार बार बता रही हूँ, हर कोई ना कोई टॉपिक ऐसा है, मुहावरा, पर्यायवाची, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, वाच्य संबंध, उनमें से एक या दो प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा है, तो इनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, इस टॉपिक्स को गौर से, ठीक है। तो देखते हैं, जिस स्त्री का कोई संतान ना हो, क्या कहते हैं, अस्त्रीण कहते हैं, बिल्कुल गलत है। संतानहीन कहते हैं, गलत है। अभागी कहते हैं, ये भी गलत है। जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होता, सभी जानते हैं उसे बंध्या कहते हैं, बांझ कहते हैं, जिसकी संतान नहीं होती, ठीक है। तो हमारा यहाँ आपने देखा, इससे संबंधित एक प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये एकल शब्द से संबंधित दूसरा प्रश्न यहाँ पर आया है। इसमें क्या होता है, एक आपके लिए वाक्य दे दिया गया है, उस वाक्य से संबंधित जो भी शब्द बैठता है, वो हमें एक शब्द उसके लिए उचित शब्द को वहां देखना होता है। तो ये होता है एकल शब्द, जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसे बांझा या बांझ कहते हैं। चलिए, यानी आज हमने आपके जो 20 प्रश्न से प्रीवियस ईयर के 22 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का, वो आज यहाँ पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हुआ, पसंद आ रही होंगी हमारी क्लासें। अपने लाइक और कमेंट के द्वारा हमें आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही।